जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का अगेन हरियाणा जीके की क्लास में। हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए क्लास नंबर 19 है। 25/25 की तैयारी आपको करवाई जाएगी हरियाणा जीके के अंदर। देखिए, जो भी हमारी सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आपको हमारी क्लासेस बेहतरीन लगती हैं तो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सेशन को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में। हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेंगे। 230 रुपीज़ कंप्लीट प्राइस रहेगा। मैथ्स डेली रात को 9 बजे, साइंस दोपहर को 2 बजे, जीके जीएस सुबह 11 बजे और हरियाणा जीके हरियाणा करंट अफेयर सुबह 7 बजे आपको क्लास देखने को मिलती रहेगी। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा अगर आपको क्लास हमारी बेहतर लगती है, अच्छी लगती है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 191 आपके सामने है। कल आपको ये होमवर्क के रूप में भी दिया था कि हरियाणा सरकार के द्वारा किस जिले में एक विशेष वाणिज्य न्यायालय की स्थापना की गई है। हरियाणा सरकार के द्वारा किस जिले में एक विशेष वाणिज्य न्यायालय की स्थापना की गई है? गुरुग्राम के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कब इसकी स्थापना की गई थी? 27 अक्टूबर 2017। 27 अक्टूबर 2017 को हरियाणा सरकार के द्वारा गुरुग्राम जिले में एक विशेष वाणिज्य न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय किस वर्ष में पारित किया गया था? ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय किस वर्ष में पारित किया गया? 2008 में। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विधि यानी कि कानून और न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए हर किसी को न्याय प्रणाली का लाभ मिल चुके। तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 39A के अनुसार ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 संसद के अंदर पारित किया गया और ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट सत्र का न्यायाधीश होता है, जिसको न्यायाधिकारी कहा जाता है। और इसकी नियुक्ति जो वो राज्य है वहां के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के परामर्श से राज्य सरकार करती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य की पहली महिला गृह सचिव कौन थी? हरियाणा राज्य की पहली महिला गृह सचिव का नाम था नवराज संधू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य के संबंधित राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, आरपीएफ के लिए अत्याधुनिक कमांडो प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की योजना कहां पर है? आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए अत्याधुनिक कमांडो प्रशिक्षण जगाधरी यानी कि यमुनानगर के अंदर शुरू करने की योजना है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अंबाला विभाग समाप्त किया गया, उसके बाद में उसी वर्ष में उसे दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया। अंबाला विभाग समाप्त किया गया, उसके बाद उसे वर्ष कौन से साल में? 1886 में दिल्ली विभाग के अंदर सम्मिलित किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार होता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार होता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के प्रत्येक जिले का नेतृत्व किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, नगरपालिका निदेशक, उपायुक्त या मेयर। हरियाणा के प्रत्येक जिले का जो नेतृत्व है वो डिप्टी कमिश्नर यानी कि डीसी के द्वारा किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर को आप हिंदी में क्या बोल दोगे? उपायुक्त बोल दोगे। यानी कि डीसी के द्वारा किया जाता है, डिप्टी कमिश्नर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दल के रूप में घोषित किए जाने के लिए लोकसभा या 4 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में एक राजनीतिक दल को चाहने वाले कुल मत प्रतिशत कितना है? वो है मेरे दोस्तों 6%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय दल घोषित करने की शर्त क्या क्या होनी चाहिए? भाई, कोई भी पार्टी राष्ट्रीय दल कब घोषित किया जाएगा? किसी भी राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। लोकसभा या राज्यों के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त होने चाहिए। इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर दर्ज करें। यदि
उसने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हो, ठीक है, तो वो राष्ट्रीय दल के रूप में घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट बताइए, राज्यों के बीच विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? दो राज्यों के बीच विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, विशेष न्यायालय, केवल सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मामले में अनुच्छेद नंबर 131, अनुच्छेद नंबर 131, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल अक्षेत्र अधिकार के तहत, यानी कि जो भी उसके मौलिक मूल अधिकार हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उसके तहत दो राज्यों के बीच विवाद को निपटा सकता है। नेक्स्ट है, प्रस्तावित आतंकवादी रोधी बल जिसमें एनएसजी के द्वारा प्रशिक्षित योग्य पुलिस कर्मियों को शामिल किया जाएगा, उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? उन्हें कवच के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 15वें भारतीय संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 15वां भारतीय संविधान संशोधन 1963, जिसके तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 62 वर्ष की गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन था? ये आपको अभी नहीं करना है, अभी आपको बताना है कि वर्तमान में हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। बहुत बार मैंने आपको करवाया भी है करंट अफेयर्स के अंदर, तो कमेंट में बताइएगा कि जो अभी वर्तमान में हरियाणा का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। लेकिन 2019 का जब हुआ था उस टाइम पे श्री राजीव रंजन थे। कौन थे? श्री राजीव रंजन। तो वर्तमान में कौन है वो भी आपको बताना है। बहुत बार बताया है, कम से कम भी 20 बार बताया होगा। पंचायत के 5 सदस्य, पंचायत के 5 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? स्थानीय लोगों के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। पंचायत के 5 सदस्य पंच जिनको बोला जाता है वो स्थानीय लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा तय की जाती है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन नहीं है। हरियाणा के किस जिले का निर्माण 1 नवंबर 1989 को पूर्व करनाल जिले से काटकर किया गया था? बाद में 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में मिला दिया गया और आखिरकार इसको एक अलग जिला बनाया गया 1 जनवरी 1992 को, और अभी भी एक जिला है, वो जिला है पानीपत जिला। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के पानीपत जिले का निर्माण 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से अलग करके बनाया गया था। बाद में 24 जुलाई 1991 को फिर से करनाल में मिला दिया गया, लेकिन आखिरकार 1 जनवरी 1992 को अलग जिला बना दिया गया, पानीपत जिला। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस का कौन सा पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन पुलिस सेवा जैसे कि चरित्र का सत्यापन या शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाएगा? वो कौन सा है? हर समय पोर्टल। हरियाणा सरकार का एक पोर्टल है, या सॉरी हरियाणा पुलिस का एक पोर्टल है हर समय पोर्टल, जो नागरिकों को ऑनलाइन पुलिस सेवाओं जैसे कि चरित्र का सत्यापन और शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में गठित एंटी रोमियो दस्ते का नाम क्या है? एंटी रोमियो, उत्तर प्रदेश के एंटी रोमियो स्क्वाड है। उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर एक एंटी रोमियो स्क्वाड है, और उसी की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने 13 अप्रैल यानी कि बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 2017 को राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की थी? ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस ने एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? जो पुलिस को सभी आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन और केंद्रीकृत करने की अनुमति देगा, और एक जांच के दौरान एक केंद्रीकृत डेटाबेस के साथ एक संदिग्ध के विवरण का तुरंत मिलान करेगा। तो उसका नाम है पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा राज्य सत्कर्ता ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा राज्य सत्कर्ता ब्यूरो का मुख्यालय है पंचकुला के अंदर। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले की पुलिस द्वारा अगस्त 2020 में बदमाशी विरोधी अभियान शुरू किया गया था? वो फरीदाबाद की पुलिस के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे
करेक्ट रहेगा। तो हमारी यहाँ पे पूरी की पूरी हरियाणा की राज व्यवस्था पूरी की पूरी खत्म होती है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, हरियाणा का भूगोल। मैंने पूरा हरियाणा का आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, और आधुनिक इतिहास, हरियाणा की राज व्यवस्था, और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा का भौगोलिक परिचय, यानी कि हरियाणा का भूगोल। हरियाणा के भूगोल के अंदर हम बहुत सारी हरियाणा की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा की झीलों के बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा का जो अपवाह तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई आपका ये पूरा का पूरा, जबरदस्त है ये, ठीक है। नेक्स्ट है बेगना। बेगना कौन सी नदी की एक सहायक नदी है? बेगना, तो राइट ऑप्शन बन जाएगा मेरे दोस्तों मारकंडा। बेगना किसकी सहायक नदी है? मारकंडा नदी की सहायक नदी है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मारकंडा नदी कहां से निकलती है? मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के एक अक्षेत्र है, सिरमौर जिले के नाहन नामक अक्षेत्र से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के नाहन है ये, ठीक है, नाहन अक्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन नामक क्षेत्र से मारकंडा नदी निकलती है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था? मारकंडा नदी का प्राचीन नाम था अरुणा, ठीक है। और हरियाणा में सबसे पहले मारकंडा नदी कहां पर प्रवेश करती है? हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश करती है अंबाला। अंबाला में भी कहां से? अंबाला में एक काला अम्ब नामक स्थान, काला अम्ब नामक स्थान से सबसे पहले हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है काला अम्ब। और मारकंडा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? मारकंडा की सहायक नदियां हैं टांगरी नदी है, रण नदी है, बेगना नदी है, और एक मेरे दोस्तों नकटी नदी, ठीक है। नकटी, टांगरी, रण और बेगना, ये मारकंडा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना है। बेगना मारकंडा की सहायक नदी है। मारकंडा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के महान क्षेत्र से निकलती है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा है। और अंबाला काला अम्ब नामक स्थान से हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश करती है। टांगरी, रण, बेगना, नकटी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अभी हम पढ़ेंगे टांगरी नदी के बारे में भी। टांगरी नदी कहां से निकलती है? हरियाणा के पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों से निकलती है। मोरनी पहाड़ियों से टांगरी नदी निकलती है और दक्षिण दिशा के अंदर बहती हुई छज्जू माजरा के निकट मारकंडा के अंदर मिल जाती है। दक्षिण की ओर बहती हुई छज्जू माजरा के निकट मारकंडा नदी के अंदर मिल जाती है मारकंडा। और अगर आपसे पूछा जाए टांगरी की सहायक नदियां कौन सी हैं? टांगरी नदी की सहायक नदियों के नाम है आमरी और बलियाली। आमरी और बलियाली टांगरी नदियों की सहायक नदियां हैं, ठीक है। टांगरी नदी की सहायक नदियां आमरी और बलियाली। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दोहन नदी। दोहन नदी कहां से निकलती है? राजस्थान से निकलती है, नीम का थाना, राजस्थान के नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है। और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इसका जो उद्गम है वो भृगु, एक ऋषि हुआ करते थे, उनकी पत्नी थी पोलिमा, और उनकी आंखों से जो आंसू निकले थे उनसे बताया गया कि इसका उद्गम हुआ है। और इसकी हरियाणा में लंबाई, दोहन नदी की हरियाणा के अंदर कितनी लंबाई है? 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट में बात करूंगा सरस्वती नदी, ठीक है, यही रेज कर रहा हूं मैं। सरस्वती नदी का उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम भी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से होता है, ठीक है। सरस्वती नदी को ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीन नदी, ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीन नदी, ऋग्वैदिक नदी कहा गया है, ऋग्वैदिक प्राचीन नदी बताया गया है ऋग्वैदिक काल की। और सबसे पवित्र नदी भी इसको बताया गया है सरस्वती नदी को, ठीक है। हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है सरस्वती नदी? आदि बद्री नामक स्थान से करती है प्रवेश। और आदि बद्री स्थान कहां पर है? आदि बद्री स्थान है भाई यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर आदि बद्री नामक स्थान से ये प्रवेश करती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी यमुनानगर शाहबाद से बहते हुए पेवा के निकट है एक गांव, जिस गांव का नाम है अरुणाए गांव। पेवा के निकट अरुणाए गांव, पेवा के निकट अरुणाए गांव की सेनिसा झील से
टांगरी और मारकंडा नदी का पानी लेकर के पंजाब के सतराना में गग्गर नदी के अंदर जाकर गिरती है सरस्वती नदी। कहां पर गिरती है? पंजाब के सतराना में गग्गर नदी के अंदर जाकर ये गिरती है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ियों से नहीं होता है? दोहन नदी का जो उद्गम है वो शिवालिक पहाड़ियों से नहीं होता है। टांगरी का भी होता है, गग्गर का भी होता है, मारकंडा का भी होता है। दोहन नदी का जो उद्गम है वो अरावली की पहाड़ियों से होता है। और मैंने आपको बताया था ये राजस्थान, ये जो पहाड़ी है ये सिक्कर जिले के पास में जो नीम का थाना नामक स्थान से ये दोहन नदी निकलती है। हरियाणा के अंदर बताया था 50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टांगरी का बता दिया, मोरनी की पहाड़ी पंचकुला से निकलती है। ठीक है, गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के डगसाई नामक स्थान से निकलती है। गग्गर नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के डगसाई नामक स्थान से निकलती है। डगसाई नामक स्थान से निकलती है। और हरियाणा में गग्गर नदी सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करती है? कालका पंचकुला से प्रवेश करती है। कालका पंचकुला से सबसे पहले गग्गर नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। गग्गर नदी की सहायक नदियां मारकंडा है, टांगरी है, सरस्वती है, चेतांग है, कौशल्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, कौन सी नदी है? कौशल्या नदी भी है। नेक्स्ट, शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग के अंदर स्थित हैं? शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और हरियाणा की जो शिवालिक पहाड़ियां हैं, हरियाणा के कितने जिलों के अंदर इसका विस्तार है? हरियाणा के 3 जिलों के अंदर इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। हरियाणा के 3 जिलों के अंदर कहां कहां पर? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में गग्गर हकरा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? हरियाणा में गग्गर हकरा नदी पर बना हुआ है ओट्टू बांध भाई। और ओट्टू बांध कहां पर है? सिरसा जिले के अंदर है। और कौन सी नदी पर? गग्गर हकरा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, जिसका निर्माण कब किया गया था? ओट्टू बांध का निर्माण 1886 में किया गया था। 1886 में। पहले इसको ओट्टू बांध को किस नाम से जाना जाता था? ओट्टू बांध को पहले धनूर झील के नाम से जाना जाता था। ठीक है, धनूर झील के। और इस बांध को यानी कि ओट्टू बांध को और भी क्या कहा जाता था? विराज बांध भी कहा जाता था। धनूर झील के नाम से जाना जाता था, विराज बांध भी कहा जाता था। सिरसा जिले के अंदर गग्गर हकरा नदी पर है। 1886 में इसका निर्माण किया गया था। एक आपसे पूछा जाता है पथराड़ा बांध। पथराड़ा बांध का निर्माण 1875-76 में यमुनानगर जिले के अंदर, यमुनानगर जिले के अंदर कौन सी नदी पर है भाई? ये सोम नदी या सोम्ब नदी के ऊपर, सोम नदी के ऊपर। और अन्य किस नाम से जाना जाता है पथराड़ा बांध को? चोक बांध के नाम से भी जाना जाता है। मशाणी बांध की अगर बात करूं 1979 से 1989, मशाणी बांध कहां पर है? रेवाड़ी जिले के अंदर भाई। कौन सी नदी के ऊपर है? साहिबी नदी के ऊपर है भाई। क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। कौन सी नदी पे? साहिबी नदी। मसाणी बांध, साहिबी नदी, रेवाड़ी जिले के अंदर 1979 से 89 के अंदर इसका निर्माण किया गया था। और एक आपका आता है अनंगपुर बांध, जिसका निर्माण फरीदाबाद जिले के अनंगपुर गांव के अंदर किया गया था। और अनंगपुर बांध एक ऐसा बांध है जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के ऊपर आधारित है। एक ग्रेविटी बांध है। मोस्ट इंपोर्टेंट है अनंगपुर बांध। पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर बताइए ऐसा एकमात्र बांध जो ग्रेविटी बांध है, इनके हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के ऊपर आधारित है, वो है अनंगपुर बांध। और अनंगपुर बांध कहां पर है? अनंगपुर गांव कहां पर पड़ता है? फरीदाबाद जिले के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट, एकदम ऐसे तरीके से करवा दी जाएगी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए जबरदस्त रहेगा और ऐसा फालतू में नहीं कराया जाएगा, इतना भी हाई लेवल की आपके एग्जाम में जो आए वो भी आप भूल जाओ। ठीक है, हरियाणा का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है? सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है गग्गर यमुना मैदानी प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा करेक्ट रह जाएगा? डी ऑप्शन। हरियाणा में सबसे ज्यादा गग्गर यमुना मैदानी क्षेत्र भौगोलिक रूप से फैला हुआ है। इस भाग का निर्माण गग्गर और यमुना नदी के द्वारा जो बहाकर मिट्टी लेकर आई, जो गग्गर नदी और यमुना नदी, उस मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। इसका विस्तार हरियाणा के
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 93.76% भाग पर फैला हुआ है और इसका मैदानी भाग कितना है 68.21%। तो इसका समतल भाग है भाई, समतल भाग है, ठीक है। और कुछ लहर दहर भाग है इसका लगभग 25.55% इसका लहरदार भाग है, यानी कि एक तरंगित भाग है भाई। तो घग्गर यमुना मैदानी प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। नेक्स्ट में बात करूंगा शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र का विस्तार हरियाणा में सबसे कम मेरे दोस्तों 1.67% है। मात्र कितने जिलों में? 3 जिले, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदानों में राज्य के पश्चिमी भाग से विभिन्न ऊंचाई और आकार के बहुत से रेतीले टीलों के कारण भिन्न हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? भाई उनको क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। बांगर मैदान के अंदर पाई जाने वाली मिट्टी कैसी मिट्टी होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बांगर मैदान के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या नाम दिया जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और राजस्थान के साथ लगते इलाकों में रेत के ऊंचे ऊंचे टीले जो कि बांगर क्षेत्र के अंदर आते हैं, ठीक है। और जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बने हैं उनको क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। नवीनतम यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी से बने मैदान को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है, ठीक है। एक है गिरिपाद मैदान, जिनका विस्तार शिवालिक के दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी तक फैला हुआ है। पिडमेंट जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, पिडमेंट बोलते हो। और ये गिरिपाद जो मैदान है ये बहुत कम उपजाऊ होते हैं और जिनका जो विस्तार है यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला के अंदर है गिरिपाद मैदान। नेक्स्ट बताइए। ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन कौन सी पुस्तक के अंदर मिलता है? ब्रह्म सरोवर झील का जो वर्णन है भगवान, पहली बात तो ब्रह्म सरोवर जो झील है वो किसको समर्पित है? वो भगवान वर्मा को समर्पित है। भगवान वर्मा, भगवान वर्मा को समर्पित। सबसे इसकी खुदाई सबसे पहले आर्यवंशी कुरुओं के द्वारा करवाई गई थी। इसकी दोबारा खुदाई थानेसर के जिलाधीश लर्किन के द्वारा 1850 में करवाई गई और इस सरोवर को वर्तमान में स्वरूप देने का जो श्रेय है, यानी कि अच्छा इसको बनाने का जो श्रेय है, अभी जो इसकी शेप जो बनाई गई है स्वरूप, यानी कि इसको जो रूप दिया गया है वो किसको श्रेय जाता है? वो जाता है गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। और अलब रूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? अलब रूनी की पुस्तक है। इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने वर्णन किया है ब्रह्म सरोवर झील का। और ब्रह्म सरोवर जो है एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम सरोवर है, ठीक है। अबुल फजल के द्वारा ब्रह्म सरोवर झील को किसकी संज्ञा दी गई है? लघु रूप सागर की संज्ञा दी गई है। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि ब्रह्म सरोवर झील को लघु रूप सागर की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? अबुल फजल के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा सरोवर निम्नलिखित में से कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है ब्रह्म सरोवर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा भाई, ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर का नाम ब्रह्मांड के निर्माता भगवान वर्मा से जुड़ा हुआ है। सूर्य ग्रहण के दिन, सूर्य ग्रहण के दिन इस सरोवर के पवित्र पानी में डुबकी लगा देने से हजारों जो अश्वमेघ यज्ञ हैं उनके प्रदर्शन की योग्यता के बराबर माना जाता है। तो सूर्य ग्रहण पर यहाँ पर मेला भी लगता है, ठीक है। और स्थानीय परंपरा के अनुसार महाभारत युद्ध में उनकी जीत के प्रतीक के रूप में सरोवर के बीच में एक द्वीप, युधिष्ठिर के द्वारा एक टावर बनाया गया था और उसी द्वीप परिसर में एक प्राचीन द्रौपदी कूप भी है। क्या है? द्रौपदी कूप भी है, द्रौपदी कूप। और ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट पर एक भगवान शिव का मंदिर है जिसको किस नाम से जाना जाता है? सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। ये ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट पर स्थित है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है
कि ये जो सर्वेश्वर महादेव मंदिर के अंदर भगवान वर्मा के द्वारा शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट में बात करूं ज्योतिषर सरोवर। ज्योतिषर सरोवर भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। एक हिंदू तीर्थ है और पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसी जगह जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और ऐसा माना जाता है कि महाभारत का युद्ध ज्योतिषर से ही शुरू हुआ था। और ऐसा भी कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में हिमालय पर रहने के दौरान इस स्थान की पहचान की थी। नेक्स्ट में बात करूं पुष्कर सरोवर। ये कहां पर है भाई? राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर कस्बे के अंदर है। पुष्कर कस्बे के अंदर है भाई, ठीक है। और स्नेहित सरोवर भी कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। नेक्स्ट, हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के तहत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता मिल गई है? हरियाणा के अंदर कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है भाई? 2 आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। कौन कौन से हैं? एक भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम। देखिए 14 अगस्त 2021 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा बयान जारी किया गया कि रामसर कन्वेंशन के तहत, रामसर साइट के तहत हरियाणा में 2 स्थल कौन कौन से? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और मेरे दोस्तों कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई? ये गुरुग्राम यानी कि जीजीएम गुरुग्राम के अंदर है। और ये कहाँ पर है? जीएस यानी कि झज्जर के अंदर है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर इन्हीं को दोनों को आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर मानव निर्मित मीठे पानी की आर्द्र भूमि झील स्थित है। मीठे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? भिंडावास वन्यजीव। और हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। और ये जो स्थल है मिस्र के जो गिद्ध हैं, स्टेपी ईगल, फिश ईगल, ब्लैक, ठीक है, ये सब यहाँ पे बहुत सारी विलुप्त प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सुल्तानपुर, गुरुग्राम के अंदर है। पक्षी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, सुल्तानपुर पक्षी विहार इसको बोला जाता है। शीतकालीन जो प्रवासी हैं इनके सर्दियों के टाइम में और जो स्थानीय प्रवासी हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, ठीक है। रामसर संधि आर्द्र भूमि के संरक्षण और उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, इनके रामसर साइट जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो राइट ऑप्शन भाई 2 आ जाएगा। 2 भूमि है आर्द्र भूमि। हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है? हरियाणा का कौन सा जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है भाई? यमुनानगर जिले की सीमा हरियाणा के 3 राज्यों से लगती है। सॉरी, हरियाणा का यमुनानगर जिला है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्यों से लगती है? उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है और उत्तर प्रदेश से लगती है। यमुनानगर जिला कब बना था? 1 नवंबर 1989 को यमुनानगर जिला बना था। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर जिला यमुनानगर के साथ में सीमा बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला भाई? हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर यमुनानगर के साथ में सीमा बनाते हैं। यमुनानगर हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 3 पड़ोसी राज्यों के साथ में लगती है। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला की ढोसी पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? अरावली पर्वतमाला नारनौल, मेवात, पलवल या फरीदाबाद भाई? इसका आंसर मेरे दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स के अंदर होमवर्क के रूप में देना है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला ढोसी की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? क्लास बेहतरीन लगी हो, अगर आपको क्लास के अंदर मजा आया हो तो मेरे दोस्तों सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और सभी क्लासेज को आप टाइम से ज्वाइन करते रहो। ये हमारी बाकी क्लासेज का टाइम है। सुबह 7 बजे हरियाणा जी के हरियाणा करंट अफेयर्स,
सुबह 11 बजे जीके जीएस इंडिया जीके, साइंस दोपहर को 2 बजे, डेली रात को 9 बजे मैथ की लाइव क्लास। पहले वाली अगर आपने कवर नहीं की है क्लास तो प्लेलिस्ट से जाकर कर लीजिए और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज में कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।